दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे संसदीय अधिनियमों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं संसदीय अधिनियम यानी पार्लियामेंट्री एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार लागू हुआ था? ऑप्शन है 1951, 1954, 1964 या 1956 में। तो सही उत्तर 1954 में। दोस्तों, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 में अधिनियमित किया गया था। 1 जून 1955 से ये प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं कैसे? संज्ञेय और अजमानती, संज्ञेय और संपेक्ष संक्षेपतः विचारी, असंज्ञेय और जमानती और असंज्ञेय और शमनी। तो सही उत्तर संज्ञेय और संक्षेपतः विचारी। दोस्तों, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय और संक्षेपतः विचारी और अशमनीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगरों के मामलों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर, अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, या फिर संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव के सिवाय संपूर्ण भारत पर। तो सही उत्तर है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। दोस्तों, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 1/1 सबसेक्शन 2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। अगला प्रश्न है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सबसे पहले कब अधिनियमित हुआ था? तो याद रखिएगा 1871, ऑप्शन सी। दोस्तों, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सबसे पहले 1871 में अधिनियमित हुआ और ये प्रारंभ में उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में लागू हुआ था। तो वर्ष याद रखिए दोस्तों, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो सबसे पहले ये 1871 में अधिनियमित हुआ था। आपको इसका वर्ष याद करना है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब प्रवृत्त हुआ है? आपको बताना है। तो सही उत्तर 30 जनवरी 1990 को। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को राष्ट्रपति द्वारा 11 सितंबर 1989 को स्वीकृति दी गई और ये अधिनियम 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ है या लागू हुआ है। अगला प्रश्न है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। कौन सा उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना और जनजातीय लोगों को शोषण मुक्त कराना। तो सही उत्तर जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। दोस्तों, पंचायतों के अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 का उद्देश्य है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन स्थापित किया जाए, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके और जनजाति लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। इस अधिनियम में ये प्रावधान नहीं है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। अगला प्रश्न है, संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? आप जान लीजिए दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम
संसद द्वारा जो है 11 मई 2005 को, ये लोकसभा द्वारा, और राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को पारित हुआ था। उसके बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी। तो सही उत्तर ऑप्शन सी 15 जून 2005 हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि इस अधिनियम की कुछ धाराएं तत्काल प्रभावी हुई थी, जबकि शेष अधिनियम इसके अधिनियमित होने के 120 दिन पश्चात 12 अक्टूबर यानी 12-13 अक्टूबर की मध्य रात्रि 2005 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार, विधिक अधिकार, मूल और विधिक दोनों, और न तो मूल और न विधिक। तो सही उत्तर है मूल अधिकार और विधिक अधिकार वर्तमान में दोनों है। आप देखिए दोस्तों, सूचना का अधिकार जो है ये वर्ष 2005 के संसदीय अधिनियम के तहत एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के मूल अधिकार में निहित माना है। इस आधार पर यदि केवल एक ही विकल्प का चयन करना हो तो विधिक अधिकार ही इसका अभिष्ट उत्तर होगा, लेकिन दो विकल्प चयनित करने हो तो विधिक अधिकार के साथ मूल अधिकार भी सूचना का अधिकार होगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। तो उत्तर है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 के अनुसार सूचना के अधिकार का अभिप्राय किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच से है, और सूचना के अधिकार के तहत अभिलेखों, दस्तावेजों और कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है और सामग्री का नमूना लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? 1976, 1980, 1983 या 1988 में? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980। दोस्तों, वनों के संरक्षण और उनसे संबंधित और जुड़े हुए विषयों का उपबंध करने वाले इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, और ये 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बिल्कुल सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 सही है। 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, तो ये शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। सती निरोध अधिनियम 1987। दोस्तों, आप जान लीजिए कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुआ। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों में चुनाव में महिलाओं का आरक्षण 73वें नहीं बल्कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। भारतीय शस्त्र अधिनियम ये 1878, शाही पद अधिनियम 1876 का है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम ये 1869 का है। तो 2143 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? आपको बताना है। तो सही उत्तर 26 अक्टूबर 2006 को। आप जान लीजिए कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति 13 सितंबर 2005 को मिली और 26 अक्टूबर 2006 से इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? मीसा, एंटी डाउरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट या प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट?
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मीसा। दोस्तों मीसा का फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये एक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में बनाया गया था, 1971 में, याद रखिएगा। 1971 में मीसा बना और 1977 में निरस्त कर दिया गया। ये आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था, तो ये सामाजिक अधिनियम नहीं था। और एंटी डाउरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट और प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये सभी सामाजिक अधिनियम हैं। मीसा सामाजिक अधिनियम नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित अधिनियम था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है? सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। तो सही उत्तर का चयन यहाँ कोटों से आपको करना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर ये सभी चारों, सूचना की पारदर्शिता, प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये सभी चारों सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में हैं। दोस्तों आप जान लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये सभी शामिल हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है? इसमें देखिए, RTI अधिनियम, RTE एक्ट, मनरेगा या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो सही उत्तर RTI अधिनियम। दोस्तों आप जान लीजिए, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS की स्थापना 1987 में अरोड़ा राय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई और इस संगठन को विशेष रूप से सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष और जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? ऑप्शन है, लिली थॉमस बनाम भारत संघ, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़, नमित शर्मा बनाम भारत संघ और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर नमित शर्मा बनाम भारत संघ, ये सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित हैं। दोस्तों आप जान लीजिए, नमित शर्मा बनाम भारत संघ व सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है, बिल्कुल सही है। कारण है कि इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, कथन तो ऐसे दोनों सही हैं। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम से सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वृद्धि हुई है, फिर भी इस दिशा में अभी काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। ऑप्शन ए और बी, कथन और कारण दोनों ही आपके सही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी, अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति और विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन है, राज्य वन विभाग, जिला कलेक्टर या उपायुक्त, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, मंडल राजस्व अधिकारी या ग्राम सभा। तो सही उत्तर ग्राम सभा हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए। दोस्तों आप देख लीजिए कि इसमें जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 है, इसके धारा 6(1) के अनुसार ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामूहिक सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति और विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी है। इसके बाद तहसील और जिला स्तर पर इसकी जांच की जाती है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों के अनुरूप अधिनियमित हुआ था। तो यहाँ पर आपके जो है 3 कथन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो पहला है कि स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 275 एक के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदाय के अनुरूप, या अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। तो यहाँ पर केवल और केवल कथन एक सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 का भाग है, उसके अनुरूप है। और इस अधिनियम के द्वारा देश में एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन अक्टूबर 2010 में किया गया है। अगला प्रश्न है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, सही नहीं है। ये भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है और इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। तो आप जान लीजिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, ये सही नहीं है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानों, संगठनों और कंपनियों तथा तत्संबंधी उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना था। इस अधिनियम को संसद द्वारा बनाए गए 2013 के अधिनियम भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 से प्रतिस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 सही नहीं है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 ये भी सही है। और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 सही है। तो यहाँ पर केवल और केवल ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। क्यों? तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिकार अधिनियम 1907 में लाया गया था, याद रखिएगा, न कि 1908 में। अन्य अधिनियम और वर्ष आपके सही हैं। अगला प्रश्न है लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ था, आपको बताना है। तो यहाँ पर दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देखिए, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। तो 2 और 4 यहाँ पर विकल्प देखते हैं दोस्तों, 2 और 4, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 से प्राप्त हुआ। कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किए जाने के बाद देश में इसके बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2020 को महामारी अधिनियम 1897 को लागू करने का निर्णय किया था। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से सही हैं। देखिए, शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता होना आवश्यक है, ये सही नहीं है।
इसके अलावा आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बिल्कुल सही है। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। ये गलत है। तो केवल और केवल कथन 2 आपका सही है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें जो है केंद्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2010 को इसके अंतर्गत अधिसूचना जारी करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई को शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए न्यूनतम एलिजिबिलिटी का निर्धारण करने वाले शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है। और इस अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालय द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, ऐसी स्थिति में नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनिमय 2001 के अनुसार की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भारत में लगभग 90% अध्यापक शिक्षा संस्थान निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है, आपको बताना है। राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वो जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। बिल्कुल सही है। जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। सही है। जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। ये सही नहीं है। और देखिए, उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है। तो ये सही है। केवल और केवल ऑप्शन सी सही नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 या 1986 का है और इसके प्रावधान के अनुरूप जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिसमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक न हो। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य के माल और सेवाओं संबंधी शिकायतों की सुनवाई राज्य आयोग द्वारा की जाती है, जबकि 1 करोड़ से ऊपर तक के माल या सेवाओं के ऊपर कुल मूल्य की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग करता है। तो अन्य तीनों कथन सही हैं। ये जो कथन सी है कि जिला फोरम उन शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख से अधिक नहीं होता है, ये गलत है। क्योंकि आप जान लीजिए, जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक ना हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय अधिनियमों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।